दिन के 11 बज चुके थे। नाश्ते खाने और घर की साफ सफाई से फ्री होकर मैं अपना मोबाइल लेकर अभी थोड़ी देर के लिए बैठी ही थी। व्हाट्सएप ओपन किया ही था कि स्टेटस की भरमार थी। आज तो काफ़ी लोगों ने अपना स्टेटस अपडेट किया है। कुछ तो स्पेशल है। मन ही मन ये सोचकर सबसे पहले खुद के पति का ही स्टेटस खोला। ससुर जी की तस्वीर थी और उसके साथ लिखा हुआ था, मेरे पापा मेरे सुपरमैन, हैप्पी फादर्स डे। देखकर ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फटाफट पति को मैसेज टाइप किया, अरे पतिदेव, आपके सुपरमैन आपसे से ज़्यादा 10 कदम की दूरी पर ही कुर्सी पर बैठे होंगे। स्टेटस अपडेट करने की जगह साक्षात उनको जाकर बोल देते। उधर से फौरन ही जवाब आया, पागल हो क्या, मुझे मेरे सुपरमैन को नहीं छेड़ना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि काम के टाइम पर दुकान में व्हाट्सएप खोलकर बैठा हूँ, तो अभी 2 लेक्चर सुना देंगे मुझे। अरे पतिदेव, आपका ज्ञान तो अधूरा है। लेक्चर नहीं, इसे पापा का आशीर्वाद बोलते हैं। अच्छा पत्नी देवी, गलती हो गई। वैसे मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है उनसे आशीर्वाद लेने की। अब तुम घर बैठकर मेरी टांग खींचना बंद करो। आहा, पतिदेव तो काम के टाइम पर चैटिंग कर रहे हो। खैर, पति से इस छोटी सी चैटिंग के बाद मैंने अपना स्टेटस देखना जारी रखा। अभी स्टेटस देख ही रही थी कि उसी के बीच में एक स्टेटस और दिखा, जो मेरे भाई का था, जिससे अब मेरा कोई ख़ास रिश्ता नहीं था, या यूँ कहे कि अब रिश्ता ही नहीं था। हाँ, बस मोबाइल में नंबर सेव थे, जो कि बहुत पहले से थे। स्टेटस पर बहुत पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, वो फ़ोटो जो मेरे पापा और मेरे दिल के बहुत करीब थी, जिसमें दोनों भाई पापा के अगल-बगल बैठे हुए थे और मैं छोटी-सी पापा की गोद में। साथ ही लिखा हुआ था, इंसान की कद्र होती है उसके गुज़र जाने के बाद, इंसान की अहमियत पता चलती है वक्त गुज़र जाने के बाद। ज़िंदगी बहुत सुकून से थी जब तक सिर पर आपका साया था। संघर्ष क्या होता है पता चला आपके गुजर जाने के बाद। वाह, क्या कविता लिखी है। पढ़कर मन अपने आप घृणा से भर गया। बहुत जल्दी अहमियत पता चली। जिस पिता को सबके सामने रुलाया, अब उसके लिए कविता लिखी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। ये सब पढ़कर मन बहुत कसेला हो गया। आज उनके मरने के बाद स्टेटस लगाया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सब दुनिया को दिखाने के लिए? जीते जी तो खून के आंसू रुलाए थे उन्हें। उनकी मौत का कारण भी तो वो ही लोग थे। याद करते हुए गुस्से में मोबाइल एक तरफ पटक कर वही हॉल में सोफे पर लेट गई। आंखों में से आंसू गिरने लगे और याद हो आए थे वो 2 साल पहले वाले दिन, जिसमें अपने मजबूत पापा को मैंने अपने सामने रोते हुए देखा था। मेरा नाम गरिमा है। मुझसे बड़े मेरे 2 बड़े भाई थे। बचपन से बस यही जानती थी कि दुनिया में सबसे मजबूत जो शख्स होता है, वो होता है पिता। किसी अलादीन के चिराग की तरह वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। उसके सामने किसी की भी हमसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हालांकि ये शख्स बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरे घर में लोगों को उसकी बात सुननी पड़ती है। मैं घर में सबसे छोटी थी, पर फिर भी मैं अपने पापा से बहुत डरती थी। पापा जब तक घर में होते थे तो घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण होता था। उसके बाद तो हम पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो हम तो मम्मी से ही कहते थे। पापा के सामने कहने की तो कभी हिम्मत भी नहीं होती थी। छोटे से बड़े होने तक पापा को बस इसी तरीके से देखा, एकदम मजबूत, हर मुसीबत का सामना डट कर करते हुए। मेरी शादी के बाद भी पापा ऐसे ही थे। हाँ, मेरी शादी के बाद अब पापा 10-15 दिन में एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछने लगे थे कि मैं ठीक तो हूँ, मेरे ससुराल में तो सब ठीक है। शादी के बाद अब जाकर मैं अपने पापा से खुलने लगी थी। और आज से 2 साल पहले मैंने अपने पापा को टूटते हुए भी देखा था, जब मकान के बंटवारे के विवाद को लेकर दोनों भाई पापा से लड़ पड़े थे। वो भी उस समय जब मम्मी को मरे हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे। दरअसल दोनों भाई चाहते थे कि मकान को बेचकर दोनों भाइयों को बराबर पैसा दे दिया जाए, जिससे दोनों अपने अपने पैसों से अपना मकान खरीद सके। जबकि उनकी बहन यानी कि मैं, मेरी तो शादी हो चुकी थी और मैं अपने ससुराल में थी, इसलिए मुझे हिस्सा ना दिया जाए। पापा बंटवारे के खिलाफ नहीं थे। आखिर आज नहीं तो कल संपत्ति का बंटवारा तो होना ही था। पर इस बात के खिलाफ ज़रूर थे कि मेरी बेटी आखिर इस प्रॉपर्टी की हिस्सेदार क्यों नहीं है, उसे हिस्सा क्यों नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी तो बताए कि मकान को बेचने के बाद पापा किससे हिस्से में आएंगे। बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में ज़बरदस्त विवाद हो गया। हालांकि मैंने पापा से साफ कह दिया था कि मुझे मेरे पापा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए मेरे पति और ससुराल वाले भी तैयार थे। लेकिन फिर भी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोनों भाई एक पैर ज़मीन का टुकड़ा इधर से उधर भी नहीं करना चाहते थे। बराबर मतलब बराबर। 10वां दिन था तो और भी रिश्तेदार घर में मौजूद थे। इसके अलावा आने जाने वाले लोग अलग। इतने लोगों के सामने दोनों भाइयों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते देखकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। भाई तो लड़ाई लड़े ही लड़े, साथ ही उनकी बीवियां भी मैदान में उतर गई।
जो रिश्तेदार मम्मी की मौत का शौक मनाने आए थे, वो लोग अब भाइयों को चुप करा रहे थे। आस-पड़ोस में लोगों ने खूब ही तमाशा देखा, यहाँ तक कि भाइयों के ससुराल वाले भी आ गए। इधर मैं, मेरे पति, बुआ जी, फूफा जी उन लोगों को चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई चुप होने का लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था। आखिरकार पापा को वकील को बुलाना ही पड़ा और उन्होंने अपनी वसीयत उसी समय बनवाई। कितनी अजीब बात थी, 11वें दिन जब कीर्तन होना था, आस-पड़ोस और रिश्तेदार सब इकट्ठे थे। तो कीर्तन से पहले वसीयत पढ़ी जा रही थी। सभी रिश्तेदार और आस-पड़ोसी सुन रहे थे। पापा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहीं बाहर हॉल में एक अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। सब कुछ देख रहे थे। अपने बसाए हुए घरौंदे को बिखरते हुए देखना सचमुच कितना दुखदाई होता है, ये पापा को देखकर उस दिन पता चला। अपनी ज़िंदगी के सबसे मजबूत इंसान को इस तरह बिलख-बिलख कर रोते हुए देखना, आखिर दिल के टुकड़े कर देने वाला था। वसीयत में दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा दे दिया गया। दोनों पक्षों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। दोनों पक्षों ने अब जीत हासिल कर ली थी। इधर कीर्तन की शुरुआत होने ही वाली थी कि अचानक बुआ जी की चीख निकली। उनकी चीख सुनकर हम सब का ध्यान उनकी तरफ गया, जो अपने भाई के पास खड़ी हुई थी। ये देखकर सब लोग पापा की तरफ दौड़े। पापा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। देखा तो पापा चिर निद्रा में जा चुके थे। पापा की वसीयत के अनुसार उनके बेटों को बराबर प्रॉपर्टी दे दी गई, पर उनके बेटों को उनके शरीर को छूने की इजाज़त भी नहीं थी। वसीयत में साफ लिखा था कि उनके मरने के उपरांत उनके बेटों को उनके शरीर को छूने की इजाज़त नहीं है। उनका दाह संस्कार उनकी बेटी ही करेगी। इस कारण उनका दाह संस्कार मैंने अपने हाथों से किया। उनकी वसीयत के हिसाब से मकान को बेचकर उसके पैसे दोनों भाइयों को बराबर बाँट दिए गए। उसके बाद मैं ससुराल आ गई। जो अपने पिता के संगी नहीं हुए, वो अपनी बहन के संगी क्या होंगे? आज हम भाई-बहनों में कोई रिश्ता नहीं है। पिता का हाथ आपके सिर पर होना किस्मत की बात होती है। बस यही सोचकर अब जो ससुर के रूप में पिता मेरे पास है, उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। सच ही कहा है किसी ने कि पिता का साया सिर पर एक छत की तरह होता है और अगर वो साथ है तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो।